साल 1977 पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जिया उल हक के फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने के बाद फोन करने वाला कहता है कि हमें पता है कि आप कहूटा में क्या कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद जनरल जिया उल हक बनियान में ही एयरफोर्स ऑफिस पहुंच जाते और वहां सभी को अलर्ट रहने को कहा। इसके साथ ही अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को भी केयरफुल कर देते हैं। इसके बाद फिर दोबारा साल 1980 में भारत पाकिस्तान के कहूटा प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता है। ये प्लान अगले 4 वर्षों तक चलता रहता है और भारत के हाथ कुछ खास लगता नहीं है। यहाँ तक कि इस काम के लिए भारत इजराइल तक की मदद ले लेता है। दरअसल यहाँ से बम ले जाने का काम इजराइल के प्लेन को करना था, जबकि इंडियन एयरफोर्स को उन्हें सिक्योरिटी देनी थी। इस बार ये मिशन अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन मिशन को अंजाम देने से कुछ समय पहले इजराइल के पास एक फोन आता है और ये मामला अब एक अलग मोड़ ले लेता है। अब सवाल ये है कि जिया उल हक को कहूटा मिशन की जानकारी फोन करके किसने दी थी और किसके फोन करने के बाद इस मिशन ने एक अलग मोड़ ले लिया। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले साल 1965 में भारत से हार के बाद अपने लोगों से कहा था कि अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हम भी बनाएंगे, भले ही इसके लिए हमें घास की रोटी खानी पड़े या भूखा रहना पड़े, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर इसी साल पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की आउटलाइन तैयार कर ली। फिर 6 साल बाद साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। उसकी सेना को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा और ऑफिसर को दुनिया के सामने अशेम्ड होना पड़ा। अब ऐसा दोबारा ना हो, ये इंश्योर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाने पर और जोर देना शुरू किया गया। अब साल 1973 के बाद प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो अपने देश को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए बेचैन थे। इन्होंने अपने पुराने स्टेटमेंट को रिपीट करते हुए फिर से कहा कि भले ही हमें घास या पत्तियां खानी पड़े, भूखा रहना पड़े, लेकिन हम एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे। अब इसके 1 साल बाद 18 मई 1974 को भारत द्वारा किए गए सक्सेसफुल एटम बॉम्ब टेस्ट ने पाकिस्तान के सुख चैन को छीन लिया। अब उसे डर हो गया कि भाई कहीं भारत हमला करके POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छीन न ले। इसका परिणाम यह हुआ कि साल 1976 में पाकिस्तान का एटम बॉम्ब बनाने का प्रोग्राम साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की देखरेख में शुरू हो गया। ये नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम में फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लैबोरेटरी में साल 1972 से 1975 तक काम कर चुके थे और यहाँ काम करते हुए उन्होंने परमाणु बम बनाने के बारे में कई जानकारियां हासिल कर ली और कई थियरी भी चुरा ली। इसके बाद एक दिन ये अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से भागकर पाकिस्तान आ जाते हैं। इनके पास वो गोपनीय दस्तावेज भी मौजूद थे जो इन्होंने एम्स्टरडैम की एक प्रयोगशाला से चुराए थे। अब ये यहाँ पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के कहने पर गुप्त रूप से न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने के काम में लग जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पर नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टरडैम में काम करते समय थियरी चुराने का आरोप लगाया गया। यहीं की कोर्ट ने उन्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी करने का दोषी भी ठहरा दिया। अब चोरी की खबर जो है ये पूरी दुनिया में फैल गई थी, जिसके बाद कई देशों की नींदें उड़ गईं। इस घटना से भारत भी बहुत चिंतित हो गया था। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान ने अपने लिए परमाणु हथियार बनाने की तैयारी तेजी कर दी। इस काम में इसे चीन और फ्रांस पूरी मदद कर रहा था, क्योंकि इन दोनों के पास ये तकनीक पहले से थी। अब इस समय यानी साल 1976 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जबकि भारत की इंदिरा गांधी। और ऐसे में इंदिरा गांधी ने अपने इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी जुटाने को कहा। इस काम में इजराइल की मदद मांगी। फिर दोनों ने मिलकर इसे ऑपरेशन कहूटा नाम दिया। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को यह काम करने के लिए कहा था। फिर रॉ ने मोसाद के साथ मिलकर ऑपरेशन कहूटा पर काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों ने अपना पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में फैला दिया। दोनों ने पाकिस्तान में इससे जुड़ी हुई हर जानकारियां जुटानी शुरू की। जैसे जैसे जानकारी मिलती ये अपने सीनियर से इसे शेयर करते। आगे उन्होंने बताया कि चीन और फ्रांस की मदद से पाकिस्तान रावलपिंडी के कहूटा में न्यूक्लियर प्लांट शुरू कर रहा है, लेकिन हम लोग इस खबर से कंप्लीटली कंफर्म नहीं है। उधर अमेरिका को ये सारी बातें पता चल गईं। फिर उसने फ्रांस से पाकिस्तान के इस प्रोग्राम से बाहर आने को कहा। अब फ्रांस ने मदद करना बंद कर दिया। अब वहां पाकिस्तान में रॉ और मोसाद के लिए काम कर रहे ऑफिशियल के सामने प्रॉब्लम ये थी कि भाई इस बात को कंफर्म करें तो करें कैसे कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है। वहां मौजूद ऑफिशियल ने इस बात की इंफॉर्मेशन
भारत में मौजूद अपने सीनियर को दी। कुछ दिनों बाद उन्हें बताया गया कि न्यूक्लियर रेडिएशन का असर न्यूक्लियर प्लांट्स में वर्क करने वाले लोगों के पूरे शरीर पर पड़ता है, जिसमें बाल भी शामिल हैं। अब इन लोगों ने कहूटा में उस प्लांट के आसपास मौजूद सभी सैलून पर नजर रखनी शुरू कर दी। उस सैलून पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी जो कहूटा न्यूक्लियर प्लांट के सबसे करीब था। वहां से उन्होंने एक बाल चुराया और भारत भेज दिया। जैसे ही उस बाल की जांच की गई तो उसमें न्यूक्लियर रेडिएशन होने की बात कंफर्म हो गई। अब ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने पर काम कर रहा है। और कंफर्म होने के बाद अब रॉ और मोसाद के लोग न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले लोगों की निगरानी करने लगे। इसके बाद इन लोगों ने उनसे हाय हेलो करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद बातचीत शुरू हो गई। बात आगे बढ़ती चली गई और इसी दौरान इन्होंने एक साइंटिस्ट से एक बड़ी डील कंफर्म कर ली। डील रॉ के ऑफिसर और वहां काम करने वाले एक साइंटिस्ट के बीच हुई। ये पूरे प्लांट का ब्लूप्रिंट देने को तैयार हो गया, लेकिन इसके बदले में वो 10 लाख डॉलर की मांग करने लगा। डील तक पहुंचने में रॉ को लगभग 4 साल लग गए। साल 1974 में शुरू हुआ रॉ और मोसाद का ऑपरेशन कहूटा जब पूरा हुआ तब तक साल 1977 आ चुका था। इस समय तक ये दोनों खुफिया एजेंसी कई सारी जानकारी हासिल कर चुकी थी। लेकिन साल 1977 में भारत में हुए लोकसभा के जनरल इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई। मोरारजी देसाई देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने। डील के मुताबिक अब रॉ के प्रमुख आर.एन. काओ को पेमेंट करने के लिए 10 लाख डॉलर की जरूरत थी। उस समय भारत के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। उस समय इतनी बड़ी रकम देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर की जरूरत भी होती थी। अब इस रकम के लिए ये प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के पास जाते हैं और उन्हें पूरी स्टोरी बताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास एक पूरा प्लान है जिसके तहत पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने पैसे देने की भी मांग की जो ब्लूप्रिंट देने वाले पाकिस्तान साइंटिस्ट को दिया जाना था। रॉ के प्रमुख आर.एन. काव की पूरी स्टोरी सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और इन्हें डांट भी लगाई। उन्होंने इंस्ट्रक्शन देते हुए ये कहा कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दें। उन्होंने आगे कहा कि वो पाकिस्तान के किसी भी इंटरनल मामले में दखल ना दें। इधर भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उधर पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ लागू हो गया। अब भारत के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और मिलिट्री चीफ जनरल जिया उल हक थे। दोनों रिश्ते सुधारने के लिए अक्सर फोन पर बात करते थे। ऐसे ही एक इनफॉर्मल बातचीत रात में शुरू होती है। इसी दौरान मोरारजी देसाई ने जिया उल हक से कहा, जनरल साहब, हमें आपके गुप्त मिशन के बारे में पता चला है। हम जानते हैं कि आप लोग कहूटा में क्या कर रहे हो। बस इतना सुनते ही इनके होश उड़ गए। तुरंत फोन को कट किया और बनियान में ही एयरफोर्स ऑफिस पहुंच गए। फिर वहां सभी को अलर्ट रहने का आदेश दिया। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को यह पता लगाने का काम सौंपा कि इस काम को कौन कौन अंजाम दे रहा है। मोरारजी देसाई की इस गलती का नतीजा ये हुआ दोस्तों कि पाकिस्तान में रॉ नेटवर्क से जुड़े लोगों को खोजना शुरू किया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के एक एक करके पाकिस्तान में रह रहे रॉ एजेंट्स को मार दिया गया। इस गलती की वजह से पाकिस्तान में मौजूद रॉ का नेटवर्क पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सालों की मेहनत पर मात्र कुछ दिनों में ही पानी फिर गया। खैर, आगे चलकर इसका परिणाम यह हुआ कि देसाई के एक गलत निर्णय और पड़बोलेपन के कारण आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर संपन्न कंट्री बन गया है। लगभग सालों की कड़ी मेहनत के बाद रॉ एजेंट्स ने वहां अपने लोगों का एक जाल बिछाया। वहां के सभी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स के, मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशंस के इंपॉर्टेंट पर्सन की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। हालांकि रॉ का ये मिशन भले ही सफल ना हो सका, लेकिन असल में रॉ का ये ऑपरेशन न सिर्फ हिस्टोरिकल था बल्कि दुनिया के सबसे जोखिम भरे मिशनों में से एक था। अगर इसमें शामिल एजेंट्स के इनपुट का सही इस्तेमाल किया गया होता तो शायद पाकिस्तान आज तक परमाणु बम नहीं बना पाता। इस मिशन के फेल होने के बाद रॉ के डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काओ ने अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया। काओ ने यह कहते हुए डायरेक्टर के पोस्ट से रिजाइन दिया कि जब प्राइम मिनिस्टर को स्वयं इस ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा नहीं है तो रॉ का कोई काम नहीं है। हालांकि आप जनरल जिया उल हक पर एहसान फरामोशी होने का आरोप नहीं लगा सकते। साल 1988 में उन्होंने मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया।
देसाई ये सम्मान पाने वाले पहले और साल 2020 तक एकमात्र भारतीय थे। लेकिन साल 2020 में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। साल 1977 में रॉ और मोसाद का जो मिशन फेल हुआ, उसके 3 साल बाद जनवरी 1980 में भारत में चुनाव होता है। यहाँ 7वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए जनरल इलेक्शन हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 353 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी एक बार फिर से देश के प्राइम मिनिस्टर बनी। अब ये फिर से कहूटा मिशन को पूरा करना चाहती हैं। अब देखिए, साल 1981 में इजराइल के ऑपरेशन ओपेरा से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी ऑपरेशन कहूटा को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई। दरअसल ऑपरेशन ओपेरा, जिसे ऑपरेशन बेबीलोन के नाम से भी जाना जाता है, ये 7 जून 1981 को इजरायली एयरफोर्स द्वारा इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर पर किया गया एक अमेजिंग एयर अटैक था। इस अटैक के द्वारा इजराइल ने इराक के एटम प्रोग्राम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस काम को करने के लिए 7 जून 1981 को इजरायली एयरफोर्स के 8 फाइटर प्लेन, जिसमें 6 F-16 प्लेन और 2 F-15 प्लेन भी शामिल थे, ये सभी मिस्र के सिनाई रेगिस्तान स्थित मिलिट्री एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। इस समय ये एयरपोर्ट इजराइल के कब्जे में था। ये 8 प्लेन सऊदी अरब और जॉर्डन की सीमा को पार करते हुए इराक सीमा के अंदर घुस जाते हैं। इराकी सीमा में घुसने के बाद ये रडार से बचने के लिए मात्र 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं। फिर इराक के ओजिराक में अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर प्लांट पर एक के बाद एक कुल 16 बम गिराए गए। उनमें से केवल 2 बम नहीं फटे, बाकी बमों ने अपना काम बखूबी किया। विस्फोट में फ्रांसीसी डिजाइन में तैयार ये प्लांट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। हमले में 10 इराकी नागरिक और एक फ्रांसीसी नागरिक भी मारा गया। इस विस्फोट के बाद इराकी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स गरजने लगी, लेकिन तब तक इजरायली विमान 12,000 फीट की आसमान की ऊंचाई तक जा पहुंचे, जो उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। और एक बार उड़ान भरने के बाद ये वापस अपने स्थान पर लौट चुके, क्योंकि कोई भी इराकी विमान इजरायली विमान का पीछा नहीं कर सका। ये पूरा ऑपरेशन कुछ मिनटों में ही पूरा हो गया था। अब इसी मिशन से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी ऑपरेशन कहूटा को अंजाम देने के लिए इजराइल से मदद मांगती है। इजराइल मदद के लिए तैयार हो गया। इंदिरा गांधी किसी भी हालत में पाकिस्तान को एटम बम बनाने देना नहीं चाहती थी। अब इस कारण से ही भारत और इजराइल दोनों ने कहूटा परमाणु संयंत्र पर हमला करने की योजना बनाई। ये काम साल 1982 से 1984 के बीच किया जाना था। इसके लिए गुजरात के जामनगर एयरबेस को चुना गया। यहाँ से इजरायली फाइटर प्लेन और भारतीय जगुआर फाइटर प्लेन इस पूरे घटना को अंजाम देते हैं। प्लान के मुताबिक इजराइल का 6 F-16 फाइटर प्लेन और 6 F-15 फाइटर प्लेन इजराइल के हाइफा एयरबेस से उड़ान भरते हैं, फिर दक्षिण अरब सागर से होते हुए जामनगर एयरबेस में लैंड करते हैं। फिर यहाँ पर इसके पायलट और अन्य सदस्य आराम करते हैं। इसके बाद F-16 फाइटर प्लेन को जामनगर से उड़ान भरकर हवा में ही ईंधन भराते हुए उधमपुर पहुंचना था। फिर यहाँ से ये विमान पहाड़ी एरिया से उड़ते हुए पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करते हैं। ये पहाड़ी एरिया से एंट्री करने के कारण ये पाकिस्तानी रडार से बच जाते हैं। अब जब ये फाइटर प्लेन पहाड़ी एरिया से बाहर आकर पाकिस्तान के मैदानी वाले भाग में स्थित कहूटा प्लांट पर बम गिराते हैं, तब इस दौरान F-15 विमान और भारत का जगुआर विमान हवा में मंडराते रहते हैं और पाकिस्तानी वायुसेना की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। उधर F-16 फाइटर प्लेन अपना काम करते हुए वापस उसी रास्ते से निकल जाते हैं। अगर पाकिस्तानी विमान इसका पीछा करने की कोशिश करते तो भारतीय एयरफोर्स इसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन साल 1982 से साल 1984 तक कई बार प्रोग्राम बनाया गया, पर हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती और मिशन फेल हो जाता। आखिरी बार जब 1984 में इस मिशन को अंजाम देना था, तो इजराइल के पास एक फोन आया, जिसके बाद भारत और इजराइल दोनों ने इस मिशन को हमेशा के लिए त्याग दिया। कहते हैं ये फोन अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का था। अमेरिका के इशारे पर ही पाकिस्तान ने कहूटा की सुरक्षा बढ़ा दी थी। अगर मिशन सफल हो जाता तो आज पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब नहीं होता। अनुमान ये भी लगाया जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज को इस मिशन की जानकारी हो गई थी, जिसके बाद भाई भारत पर वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव बढ़ गया, जिसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस प्लान को ही रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। साल 1988 में राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले पर रोक लगाने वाले एक एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। इस एग्रीमेंट के तहत प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट का दोनों के बीच गिव एंड टेक किया जाता है। उधर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की दिशा में काम करना जारी रखा।
साल 1998 में आखिरकार पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये टेस्ट इसी वर्ष किए गए इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट के जवाब में था। फिलहाल आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस मिल सके। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।